हेलो गाइज, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीबीएससी की एसएस की सिविक्स की लेसन नंबर 10 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। देर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करवाता है, फॉलो करवाता है, और जुडिशरी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई वायलेशन हो रहा है, कोई राइट्स, तो न्याय देने का काम करता है। वी शैल स्टडी इन द डिटेल्स फॉर्मेशन ऑफ ऑल दिस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर पावर एंड देयर फंक्शंस एंड देयर इंडिपेंडेंट रिलेशंस। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनकी पावर क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस क्या है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशन इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड देयर बाय अचीव द वेलफेयर ऑफ द नेशंस। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव नेशन का ये होता है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का, देश के अच्छे के लिए काम करने का, इन द सेम टाइम टू नर्चर और इंडिया को या फिर नेशन को ग्रो करवाने का, एंड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। लोगों के राइट्स जो है, फ्रीडम है, उसकी रक्षा करने का काम गवर्नमेंट करती है। फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इट इज़ नेसेसरी दैट all 3 organs of the government, that is of legislative, executive, judiciary, work in the mutual unity, cooperations, coordinations, so that the government can run and administrative effectively and efficiently. अच्छी गवर्नमेंट के लिए ये तीनों का अच्छे से वर्क करना बहुत ज़रूरी है, जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव फ्रेम द लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द फ्रेम लॉ, जुडिशरी मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर बाय द पनिशिंग पीपल हु वायलेट द लॉ। मैंने अभी बोला आपको, लेजिस्लेटिव लॉ बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव फ्रेम करता है, लॉ को फॉलो करवाता है लोगों के पास, और जुडिशरी अगर कोई पीपल वो लॉ को तोड़े तो उसको पनिशमेंट करने का काम, पनिशमेंट देने का काम करता है। लेजिस्लेटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंट्रल एट द लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल। लेजिस्लेचर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से पार्लियामेंट्री होती है सेंट्रल लेवल के ऊपर, और स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ये जब लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने का काम करने वाली इंस्टीट्यूशंस। एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में बात करें इंडिया की, तो वो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। गवर्नर भी आ गए, चीफ मिनिस्टर भी आ गए, कैबिनेट, उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री पूरी, ये पूरी स्टेट लेवल की मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव में आ गई। वेर इज़ द जुडिशरी जो होती है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट टॉप पे होती है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट स्टेट के अंदर, फिर बॉटम में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्पेशल कोर्ट। द जुडिशरी सेपरेट होती है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज होल्ड होती है, इट्स कम्प्लीटली अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। एक्चुअली जो जुडिशरी होती है वो गवर्नमेंट से एकदम अलग ही होती है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट की नहीं सुनती है, वो इम्पार्शल जजमेंट अपने सुनाती है। इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ अ स्टेट। देखने जाएंगे तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, ये यूनियन है इंडिया एक्चुअली। नो स्टेट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन। कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट और सोवरेन तरीके से काम नहीं करता है, उनको एट द एंड इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें जवाब देना होता है। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ डिवाइडेड द पावर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द डिवीजन ऑफ द पावर between center and the state, such as legislative, executive is totally interdependent on each other. So Indian parliamentary systems पावर को डिवाइड करती है सेंट्रल और स्टेट पे, और जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको टोटल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि एक फैसला लेगा तो दूसरा उसे अप्लाई कराने का काम करेगा। सो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। whereas the judiciary is separate and independent impartial organ. जुडिशरी सेपरेट और इंडिपेंडेंट ऑर्गन है जो अपने हिसाब से फैसले सुनाता है। प्रिंसिपल ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर देखेंगे कि क्या फ़ायदा है, क्या बेसिस है अगर पावर को डिवाइड कर दी जाए। द गवर्नमेंट कैरिड आउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट एंड दिस आर द डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शंस करती है और सारे स्टेट वाइज वो अलग अलग होता है। द फंक्शन ऑफ ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिफरेंट एंड ऑल द फंक्शंस रिक्वायर द सर्टेन एक्सपर्टाइज। और जो हम लोगों ने अभी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से फंक्शंस करती हैं और सबको अपने अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्टाइज होना पड़ता है, एक्सपर्ट होने पड़ते हैं। ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिफरेंट पीपल, ईच ऑर्गन शुड बी कैरिड आउट हिज ओन फंक्शन। सब ऑर्गन्स के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं और सबको अपने काम में बहुत ही काबिल होना होता है। बाय डिवीजन ऑफ द पावर मिसयूज कैन बी अवॉइडेड। पावर, एक्चुअली डिवीजन ऑफ पावर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा, क्योंकि एक मिसयूज़ करेगा तो उसको दूसरे को जवाब देना ही पड़ेगा। सो इट इज़ सबसे बेस्ट थिंग्स। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द पावर बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ईजी एंड एफिशिएंट, ताकि गवर्नमेंट का काम अच्छे से चले, इफिशिएंटली चले, इसके लिए उसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल,
Legislative has a power to formulate the law, but some powers are so given the executive and the judiciary that legislative cannot misuse its power. इसी हिसाब से लेजिस्लेटिव को एक हक दिया जाता है लॉ बनाने का, लेकिन उसको फॉलो करवाने का और जुडिशियल के काम लेजिस्लेटिव के काम से, उनके फंक्शन से एकदम डिफरेंट होता है. सिमिलरली एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय द गिवन पावर टू लेजिस्लेटर. एग्जीक्यूटिव का काम लेजिस्लेटर से डिफरेंट होता है, जुडिशरी से अलग होता है. जुडिशरी कंट्रोल बाय गिविंग द पावर टू द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव. और जुडिशरी जुडिशरी कंट्रोल करती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का दोनों का काम, क्योंकि ओवरसी दोनों कुछ गलती करेंगे तो वो लास्ट एट दी एंड फैसला सुनाने के लिए तो बैठे ही है. लेजिस्लेटिव देखते हैं. इंडिया इज़ अ रिपब्लिक हैविंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इंडिया की जो डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एट द सेंटर इज सीन एट द पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट इज सीन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. सेंटर के लिए इंडिया को संभालने के लिए पार्लियामेंट होती है, स्टेट को संभालने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एपेक्स है नेशंस का. इंडियन पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा होती है. लेजिस्लेचर के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक तो यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव और द बाईकैमरल. यूनिकैमरल का मतलब हो गया व्हेन लेजिस्लेटर इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन हाउस, उसको यूनिकैमरल बोलते हैं. वन हाउस मीन्स यहाँ पे 2 हाउस के बारे में बात करें, एक तो राज्यसभा, लोकसभा. अगर एक ही हाउस हो तो उसको यूनिकैमरल बोलते हैं. अगर लेजिस्लेटर के पास 2 हाउस हो तो उसको बाईकैमरल बोलते हैं. एट द सेंट्रल लेवल द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव इज कॉल्ड राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा. हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंट्रल लेवल के ऊपर जो अपर हाउस होते हैं उसको राज्यसभा बोलते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा. एट द स्टेट लेवल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. और स्टेट लेवल पे वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में. मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव ओनली अ लेजिस्लेटिव असेंबली. कुछ कुछ स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से फिर डिसाइड किया जाता है कि उसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों होगी या फिर सिर्फ असेंबली होगी. स्टेट है जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उनको सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल ही है, उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल पार्लियामेंट, लोकसभा देखेंगे. लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा एक्चुअली लोअर हाउस है पार्लियामेंट का. द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शंस. डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू लोकसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है. अगर टोटल सीट्स के बारे में बात करेंगे तो 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में. उसमें से जो 2 मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं एंग्लो इंडियन फैमिली से. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब अलग टाइप की जो ST SC बिलोंग्स करते हैं, वहाँ से 2 लोगों को स्पेशली प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं जो आर्ट, लिटरेचर और एंटरटेनमेंट के बहुत ही ज़्यादा दिग्गज हो, साइंस का नॉलेज हो, आर्ट का नॉलेज हो या फिर कम्युनल नॉलेज हो, उन्हें सिलेक्ट करते हैं. प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हिस्सा होता है. प्रेसिडेंट एड्रेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पहली पार्लियामेंट की मीटिंग की, और जो जॉइंट सेशन पार्लियामेंट की मीटिंग होती है उन्हें एड्रेस करने का काम प्रेसिडेंट होता है, शुरुआत करने का काम मतलब. बिसाइड्स दिस 2 ओकेजन प्रेसिडेंट नेवर अटेंड द पार्लियामेंट. इसके अलावा पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट कभी नहीं आते. प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट and can withhold the proceeding of the both the houses of parliament and can even dissolve the parliament. प्रेसिडेंट चाहे तब पार्लियामेंट को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं और कभी भी डिसॉल्व भी कर सकते हैं. अ बिल विच हैज़ पास थ्रू द 3 रीडिंग इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी बिकम ओनली अ लॉ आफ्टर द प्रेसिडेंट साइन. 3 हाउस में से अगर वो पास ऑन होके आया हो बिल और प्रेसिडेंट चाहे तो ही साइन कर सकते हैं और तभी वो लॉ बन सकता है. लोकसभा इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस. उनका टेनर सिर्फ 5 साल का होता है. इट इज़ नॉट डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म. 5 साल के पहले वो उनका काम नहीं स्टॉप कर पाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ सुप्रीम एंड नॉट अ पार्लियामेंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे ऊपर रखा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट के अंदर. वो पार्लियामेंट्री फॉर्म नहीं है, उसका कोई डिवीजन नहीं हुआ है. पार्लियामेंट हैज़ टू एंजॉय इट्स पावर विद इन द लिमिट प्रीच बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट को एक अलग टाइप की लिमिटेशंस है, पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड करता है उनको. इफ़ द लॉ फ्रेम बाय द पार्लियामेंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से अलग लॉ बना है, दे कैन चैलेंज इन द कोर्ट. तो फिर उनको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है. इफ़ द कोर्ट फाइंड द फ्रेम्स लॉ अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट कैन नलीफाई द लॉ. अगर ये सेम केस अगर लॉ कोर्ट में चला गया तो वो चेक करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं. अगर नहीं होगा तो फिर वो लॉ अनल हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा.
क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ द लोकसभा देखेंगे। अगर सपोज टू भी बड़े होकर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। टू बी क्वालिफाइड एज अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द लोकसभा ही मस्ट हैव अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले तो आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, 25 साल या 25 साल से ऊपर के होना पड़ेगा। ही शुड हैव नॉट हैविंग अ अनसाउंड माइंड और द इंसॉल्वेंट, पागल या फिर मेंटली डिसेबल पर्सनस या फिर डिसेबल पर्सनस या फिर आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो नहीं चलेगा। देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बिटवीन द टू सिटिंग्स। ही शुड नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। और पर्टिकुलरली पर्सन जो लोकसभा के लिए अप्लाई कर रहा है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव बीन प्रूवन क्रिमिनल, कोई भी क्राइम नहीं हुआ होना चाहिए उसके नाम पे। देयर शुड बी पीरियड ऑफ 6 मंथ बिटवीन द टू सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एवरी 6 महीने में उनकी सिटिंग होती है अलग अलग वेरियस इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं बीच में। मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन अटेंड द प्रेसिडिंग ऑफ द हाउस एंड कैन वोट इन द सेम हाउस। जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के वो वोट कर सकते हैं सेम हाउस में, बट मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, इवन इफ ही शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, बट इफ़ ही एंड शी इज़ द मेंबर ऑफ द अपर हाउस देन ही कैन वोट इन द हाउस ओनली। अगर वो अपर हाउस के मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर है, तो फिर उनका राइट सिर्फ राज्यसभा में ही वोट करने जैसा होगा, मतलब वो अपने ही ग्रुप में अपने ही सभा में वोट कर पाएंगे। स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द 26 मेंबर इन द लोकसभा। गुजरात की ओर से 26 मेंबर लोकसभा में रिप्रेजेंटेशंस देते हैं। उनकी टर्म 5 साल की होती है, बट द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट बिफोर इफ नीडेड। अगर ज़रूरत पड़े तो 5 साल से पहले भी उनको छुट्टी मिल सकती है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। इन केस ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी इन टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द 1 more year। अगर कभी इमरजेंसी हो तो 1 साल के लिए लोकसभा को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इफ़ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द पार्लियामेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके ये डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट फिर उसे मना नहीं करेगी, कोर्ट उन्हें रिवर्स नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है। कॉरम के बारे में बात करते हैं। कॉरम मतलब पर्टिकुलरली नंबर ऑफ मेंबर चाहिए ही चाहिए मीटिंग को अरेंज करने के लिए। सपोज टू बी 10% ऑफ द बोथ द हाउसेस, मतलब अगर 250 मेंबर्स होंगे तो उनके 10% हो जाएंगे 25 लोग, तो 25 लोग चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो मीटिंग है डिसॉल्व हो जाएगी। Quorum is the number of the member present in the house of the parliament. It is the number of the member present and working in the house after the total number of the member of the house. उसको मिनिमम कॉरम बोलेंगे। मैंने अभी आपको समझाया अगर सपोज टू बी लोअर हाउस 545 मेंबर्स का बना है तो उनके 10% 55% होते हैं, तो 55% को एटलीस्ट आना पड़ेगा सभा के अंदर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करने के लिए, अदरवाइज वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसको बोलते हैं मिनिमम कॉरम ऑफ द राज्यसभा 2। अगर राज्यसभा के कॉरम के बारे में बात करेंगे तो 250 मेंबर्स हैं, उनके 10% मतलब 25 लोग तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है। इट रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑल द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। यहाँ से आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों से रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिल सकते हैं। देर आर इन ऑल 250 मेंबर इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर टोटल सीट्स 250 मेंबर्स की होती है। उसमें जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में से, यूनियन टेरिटरीज में से। 238 राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्ट होके जाते हैं और जो बाकी 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं। द नॉमिनेट मेंबर शुड बी हैविंग अ स्पेशल नॉलेज, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कल्चर या फिर स्पोर्ट्स या सोशल साइंस, मतलब पर्टिकुलरली कोई उनका एक्सपर्टाइज होना चाहिए। नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज साइमल्टेनियसली। आप चाहोगे कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स हो तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्वालिफिकेशन देखेंगे, अगर आपको बड़े होकर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो बता देती हूँ। फर्स्ट, यू हैव टू बी अ मस्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। 30 ईयर या फिर उससे ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। पागल या फिर इंसॉल्वेंट या क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। आपने कहीं पे प्रॉपर्टी नहीं बाई कर ली हो गवर्नमेंट की और वहाँ पे प्रॉफिट का हिस्सा ना चला रहे हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी कहीं ऑफिस नहीं होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट ऑफिस को काम कर रहे हो और अपने खुद के प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। स्टेट ऑफ द गुजरात हैज़ रिप्रेजेंटेड 11 सीट इन द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर गुजरात की 11 सीट्स हैं। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा परमानेंट हाउस है। इट कैन नॉट बी डिजॉल्व और इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, बट
1/3 ऑफ द मेंबर एवरी 2 years रिटायर होते हैं और फिर वापस से सेम नंबर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। उनका टेनर जो होता है वो 6 साल का होता है और जो मेंबर होते हैं वो री इलेक्शन या री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं कि वापस भी उन्हें री नॉमिनेट या फिर री इलेक्शंस किया जाएगा उनका, वापस से वो सेम पोजीशन पे आ सकते हैं। जनरली बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मीट द 3 times a year, जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों साल में 3 बार ही मिलते हैं। ये जो मीटिंग होती है उसे सेशन बोलते हैं। ये बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो बाय वर्च्यू और हिज ऑफिस हेल्ड द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। Whereas the vice chairman of the Rajya Sabha is elected by the member of the Rajya Sabha from among themselves only, और ये जो चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, वो राज्यसभा के अंदर से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और हमारे जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे राज्यसभा के वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्पीकर के बारे में बात करते हैं लोकसभा के। द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीकर इज टू सी द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा गेट ऑर्गेनाइज इन एन प्रिस्क्राइब फॉर्म to maintain the discipline, order and the dignity of the house are topmost function of the speaker. मेन फंक्शन जो स्पीकर का होता है वो है लोकसभा को ऑर्गेनाइज करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, दोनों हाउस की डिग्निटी और ऑर्डर के बारे में लुक आफ्टर करना। द मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ। लोकसभा के अंदर से ही स्पीकर चूज किया जाता है। स्पीकर प्रिसाइड ओवर द सेशन एट द लोकसभा, और स्पीकर लोकसभा के अंदर सेशन की शुरुआत करते हैं। कंट्रोल लाने का उनका मेन फंक्शन होता है। द स्पीकर एक्सपोर्ट डिसिप्लिन फ्रॉम द मेंबर इन द लोकसभा। द स्पीकर इज प्रोटेक्टेड ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। स्पीकर हाउस की डिग्निटी को संभालते हैं, क्योंकि पूरा ऐसे लड़ रहे होते हैं एक टॉपिक के ऊपर कि शांत रखना बहुत भारी पड़ जाता है स्पीकर को। तो यहाँ पे उनकी डिग्निटी, उनके ओहदे, उनका जो पोजीशन है, उनका ध्यान रखने का काम स्पीकर है कि कोई उसको एक दूसरे को इतना ज़्यादा भी इंसल्ट ना कर ले। हिज डिसीजन इन द हाउस आर फाइनल एंड कंक्लूसिव। स्पीकर का जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और सबको उनको मानना ही पड़ता है। स्पीकर कैन बिलोंग टू दी एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कैन इवन हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी। स्पीकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, बट आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा इट एक्सपेक्टेड दैट स्पीकर कैरीड आउट प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन द फॉर्म एंड इम्पार्शियल मैनर। लेकिन लोकसभा का स्पीकर होने के नाते उनसे एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो इस चीज़ को इम्पार्शली जस्टिस करेंगे, दोनों का मुद्दा सुनेंगे और जवाब देंगे। बाय गेनिंग द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा ऑन द रिजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर, अगर लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी में वोट मिले स्पीकर को रिमूव करने का, तो स्पीकर को रिमूव कर दिया जाता है। विद दिस स्पीकर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय गिविंग द 14 days नोटिस पीरियड, और स्पीकर को रिमूव करने के लिए 14 दिन की नोटिस देनी पड़ती है, फिर जाके वो दूसरे स्पीकर अपॉइंट करते हैं। All the speeches and the criticism in Lok Sabha is done by addressing the speaker only. जो भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना है या स्पीचेस देनी है या फिर बोलना है कि यार ये तेरी गलती है, तो पहले स्पीकर को एड्रेस करेंगे कि स्पीकर सर, जैसे आप उससे बात कर रहे हो डायरेक्टली, आप टारगेट तो आपके ऑपोजिशन पार्टी को ही कर रहे हो, लेकिन आपको स्पीकर को ध्यान में रख के चीज़ें बतानी है कि स्पीकर सर ये, स्पीकर मैडम ये, वैसे करके आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। द ओनली वर्किंग इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्री कैन बी कैरिड आउट आइदर इन द हिंदी और इंग्लिश, और जो भी प्रोसीजर है हाउस ऑफ पार्लियामेंट की वो हिंदी या इंग्लिश में कैरिड ऑन होगी। लैंग्वेज उनकी मेन होगी, या फिर वो जो वायरिंग की गई होती है जिसके अंदर सब अपने अपने लैंग्वेज की, रिलीजन्स की भाषा सुन सकते हैं। बट द स्पीकर कैन परमिशन एनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू स्पीक इन हिज ओन लैंग्वेज इन केस ही डज नॉट नो द इंग्लिश एंड द हिंदी। अगर कोई मेंबर इंग्लिश या हिंदी नहीं जानता तो अपनी ओन लैंग्वेज में भी जो भी आर्ग्यूमेंट है, क्रिटिसिज्म है या फिर अपनी बात है वो रख सकता है। इफ़ एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा रिमेन एब्सेंट फॉर द कंटिन्यूसली फॉर द 60 days विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्पीकर देन हीज सीट इज डिक्लेयर एज अ वैकेंट। अगर वो 60 days तक कोई मेंबर अगर बुलाया जा रहा है सेशंस और वो नहीं आ रहा है, तो फिर उसकी सीट को फिर एम्प्टी करार कर दिया जाएगा और फिर दूसरे मेंबर्स को उसके ऊपर बिठाया जाएगा। कास्टिंग वोट देखते हैं। ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस देयर अराइजिंग एनी क्वेश्चंस, मैटर और प्रॉब्लम और द डिस्कशन ऑन एनी बिल और द एक्ट, decisions upon it is to be taken especially when the number of the votes in favor or against the matter are equal in the number than its condition. Speaker can give his decision vote
विच इज़ नोन एज अ कास्टिंग बोर्ड। जब दोनों के डिसीजन एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है कि दोनों के वोटिंग नंबर सेम है, तो यहाँ पे स्पीकर्स अपना एक कास्टिंग वोट डालता है, जिसको कास्टिंग वोट डालता है, जिसकी वजह से जो लॉ होता है या फिर वो जो क्वेश्चन आंसरिंग है उसका एक सोल्यूशन निकलता है। अपार्ट फ्रॉम सच सिचुएशन स्पीकर कैन नॉट वोट। श्री गणेश वासुदेव मावलकर जो हमारे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी यहाँ पे। इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर प्रोसीजर आर कंडक्टेड आउट बाय द डेप्यूटी स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो ये सेम काम डिप्यूटी स्पीकर करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर कंडक्टेड हुए होते हैं पैनल के अंदर से सीनियर जो होते हैं एक्सपीरियंस हु आर फेमिलियर विद द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एक्सपर्ट फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, फिर उन्हें वो स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। व्हेन कैन द बिल बिकम अ एक्ट। बिल जो होता है, बिल मतलब एक पेपर के ऊपर सब चीज़ें डिटेल में लिखी होती है, वो एक्ट कब बनता है, लॉ कब बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रपोजल उसको बिल बोलते हैं। पार्लियामेंट डज नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द आर्ग्यूमेंटिंग द ओल्ड लॉ। पार्लियामेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क खाली इतना नहीं है कि ओल्ड लॉ को आर्ग्यूमेंटिंग करे, लेकिन लॉ को ऑगमेंटिंग करें। लेकिन टाइम जैसे जैसे जाता है तो पुराने लॉ को चेंज करके एक नए लॉ लाने की ज़रूरत पड़ती है, नए लॉ बनाने की ट्राई करनी पड़ती है, या फिर नलीफाई करने होते हैं एब्सोल्यूट लॉ, कुछ लॉ बदल के नए लॉ इंट्रोड्यूस करने होते हैं। एनी ऑफ द बिल आइदर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल या फिर बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बिकम द एक्ट बाय पासिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसीजर। फॉलोइंग हम लोग प्रोसीजर्स देखेंगे जिसके थ्रू ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होता है वो फॉलो करवाया जाता है। Any bill can be presented in either the House of Parliament. The bill can be presented by the minister or the any member of the parliament. बिल पहले दोनों हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, फिर जो बिल होता है वो मिनिस्टर को प्रेजेंट किया जाता है। इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग द एनी बिल, प्रेसिडेंट कैन कॉल द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों को बिल भेजा जाता है, दोनों इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। फिर कोई प्रॉब्लम या फिर डिस्प्यूट्स होता है तो प्रेसिडेंट एक मीटिंग बुलाते हैं जहाँ पे दोनों हाउस इसके बारे में, जो बिल है उसके बारे में थरली डिस्कस करते हैं, आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग इज द चेयर बाय द स्पीकर, और उनको संभालने का काम वापस से अगेन स्पीकर करते हैं। एंड बिल कैन बी पास्ड अवे बाय द मेजॉरिटी, और अगर ज़्यादा वोट मिले, मेजॉरिटी वोट मिले तो फिर वो बिल हो जाता है पास, और फिर वो जाता है सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर करवाने के लिए। प्रेसिडेंट चाहे तभी वो लॉ बन सकता है, अगर वो नहीं चाहे, अगर वो साइन नहीं करेगा तो वो लॉ नहीं बनेंगे। देन द बिल बिकम एक्ट इफ़ इट्स पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस। प्रोसीजर ऑफ द एक्ट फ्रॉम द बिल, ऑर्डिनरी बिल देखेंगे, नॉन फाइनेंशियल थिंग है कि बिल को, ऑर्डिनरी बिल को कैसे पास करवाते हैं, प्रोसीजर क्या है। द प्रोसीजर ऑफ द प्रेजेंटिंग अ बिल इन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। जो बिल है हाउस में प्रेजेंट करने का, जिसको फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, मतलब दोनों हाउस को भेजा जाएगा बिल पढ़ने के लिए, डिस्कस करने के लिए, ताकि वो अपने मुद्दे हैं वो लिख पाए, सोच पाए। When the title, objectives and the reason of the bills are described, एक पेपर होता है जिसके ऊपर ये सब चीज़ें डिटेल में लिखी होती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो मुद्दे क्या है, रीज़न क्या है बिल प्रेजेंट करने का। बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस एंड बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द सेंटर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट इज़ रिक्वायर्ड। जो बिल होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुँचने से पहले चेयरमैन का रिकमेंडेशन चाहिए, हाउस चेयरमैन का, मीन्स राज्यसभा लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, जनरली राज्यसभा के चेयरपर्सन, उनका रिकमेंडेशन चाहिए होता है। ये बिल जो है पहले प्रेसिडेंट तक पहुँचे उससे पहले ये अप्रूवल चाहिए चेयरपर्सन का। इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल्स द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिल इज डिस्कस अपॉन। पहले जो फर्स्ट रीडिंग बिल होता है जिसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन दी होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रीज़न क्या है, एंड फिर वोटिंग होती है। सेक्शन वाइज डिस्कशंस होता है एवरी पॉइंट के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिपरक्यूशंस क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है। अमेंडमेंट्स आर डन इन द बेसिस ऑफ पब्लिक ग्रुप, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशन और ओपिनियन ऑफ द अपोजिशन पार्टी। और अमेंडमेंट बनाया जाता है पब्लिक ग्रुप, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन या फिर अपोजिशंस का ओपिनियन लेके, और फिर वोटिंग कैरिड आउट होता है। समटाइम ड्यू टू द वर्कलोड ऑफ द हाउस बिल कैन नॉट बी डिस्कस इन द डिटेल। कभी कभी इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि बिल को डिटेल में डिस्कस करने का उतना टाइम ही नहीं होता है। देयरफॉर इट इज़ हैंडेड ओवर टू कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होते हैं वो बिल उन्हें दे दिया जाता है, एंड मेंबर हैविंग अ स्पेशल नॉलेज टू एग्जामाइन द बिल। और जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपर्ट है, वो बिल को थरली एग्जामाइन करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं।
देन कीपिंग इन द व्यू पब्लिक ओपिनियन दे अंडरगो नेसेसरी डिस्कशन एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड चेंजेस देयर। फिर वो पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखते इसको थरली डिस्कस करते हैं अंदर टीम के अंदर, एंड फिर उसके अंदर जो चेंजेस लाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी इज सबमिटेड टू द हाउस, और फिर जो रिपोर्ट होती है वो दोनों हाउस के अंदर कमिटी के अंदर भेजी जाती है। देन द बिल इज सेंड टू द थर्ड रीडिंग, और फिर थर्ड रीडिंग के लिए चेंजेस होने के बाद दोनों हाउसेस को वापस से भेजा जाता है। थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल, थर्ड रीडिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है और लगभग तैयार ही होता है लॉ। आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन द टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शंस ऑफ द चेंज इन द बिल, वोटिंग इज कैरिड आउट। एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा उसके लिए एक वोटिंग की जाती है। मेजॉरिटी होगा तो लॉ बनेगा, मेजॉरिटी नहीं होगा तो फिर वो लॉ नहीं बनेगा। इफ इट गेन मेजॉरिटी देन द बिल इज डिक्लेयर पास। द पास बिल साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हाउस, अगर वो पास हो गया तो ये चेयरमैन फर्स्ट हाउस के जो चेयरमैन होगा उनकी सिग्नेचर के लिए जाएगा, फिर सेकेंड हाउस में सिग्नेचर के लिए जाएगा। बिल गोज टू द सेम प्रोसीजर इन द सेकेंड हाउस। इफ द बिल पासिस इन द सेकेंड हाउस विद द नेसेसरी अमेंडमेंट इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट सिग्नेचर। अगर वो सेकेंड हाउस में से भी पास हो गया तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट एसेट द बिल बिकम एक्ट। प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद फिर वो लॉ बनता है। But if the bill is not passed in the second house of the parliament, it's again sent to the first house. If the second house keep the bill for the more than the 6 month, it understood that the bill is rejected. अगर 6 महीने तक सेकेंड हाउस वो बिल को अपने पास रखती है तो उसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड हाउस ने उसको रिजेक्ट कर लिया, डायरेक्टली ऐसे ही अज्यूम कर लिया जाता है। इफ़ द बोथ द हाउसेज डिसएग्री और हैव अ डिस्प्यूट ओवर द बिल, अगर दोनों हाउस के अंदर झगड़ा हो रहा है बिल्स के रिगार्डिंग, जॉइंट सेशन बुलाई जाती है हाउस की, एंड इन दिस जॉइंट सेशन पार्लियामेंट डिस्प्यूट्स होती है कि मतलब बिल्स के बारे में थरली डिस्कस होता है, और जो मेजॉरिटी होती है उसके बाद वो फिर बिल पास होता है। व्हेन द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट सिग्नेचर देन द 3 ओपिनियन ऑप्शंस विद द प्रेसिडेंट। जब बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, ही साइन द बिल्स एंड अप्रूव इट, ही कीप द बिल विद हिम, ही सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट ऑफ द नेशंस। वो साइन कर सकते हैं या फिर वो बिल अपने पास रख सकते हैं, या दूसरा पार्लियामेंट के अंदर वापस भेज सकते हैं कि भाई आप वापस से देख के वापस से रिकन्सिडर करो इसको। द बिल बिकम एन एक्ट पब्लिश इन गवर्नमेंट गैजेट, देन देयर इज अ इन्फॉर्मेंट फ्रॉम द डेट गिवन देयर आफ्टर। उसके बाद फिर एक डेट दी जाती है, उसके बाद वो एक्ट लॉ में कन्वर्ट होता है और फॉलो करवाना शुरू होती है। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।